Good morning, everyone. My name is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study again the next portion of gravitation. तो बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम द न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन उसके बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों टॉपिक का नाम दो बच्चों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, क्या कहता हूं कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या कहता हूं बच्चों? सर बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, अगर तुमने सही तरीके से पढ़ा तो एक बार का पढ़ना काफी है, फिर तुमको बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, राइट? अगर समझ के किए हो तो बहुत ये तुमको फायदा देगा बच्चों। ठीक है, तो पेन निकालो, कॉपी निकालो बच्चों, और अपना इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ में दर्ज कराओ। ठीक है बच्चों, तो नाम दो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चों। ठीक है, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। बच्चों मेरे पास थोड़ा लिखने के लिए जगह कम है, ठीक है, स्पेस मेरे पास में कम है, ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, है ना, ऑफ लिख दो बच्चों, ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो हमने न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा बच्चों? थोड़ा सा एक बार रिवाइज क्विक रिवीजन देता हूं। तो दो मास है बच्चों, राइट? हाँ या नहीं? ये मास मान लो m1 है, ये मास मान लो m2 है, दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी क्या है बच्चों? मान लो r है यार, हाँ या नहीं? ठीक है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स आएगा? अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव कभी होता नहीं है। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा बच्चों? माइनस जी m1 इंटू m2 होल डिवाइड बाई r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो यार ये माइनस साइन किस लिए है? क्योंकि फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर है। दोनों बॉडी जो है एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान देके सुनना है बच्चों, ये है न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद बच्चों ये पर्टिकुलरली क्या चीज किसके लिए है? द पॉइंट मास के लिए है। ठीक है बच्चों, किसके लिए है? ग्रेविटेशन फोर्स किसके लिए अप्लाई करोगे बच्चों? दैट इज पॉइंट मास के लिए करोगे। फिर क्या बच्चों? ये है एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा है मेरे पहले वीडियो में, काइंडली उसको जाके देख लो बच्चों। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, राइट? हुआ, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा, ये क्या है? ये एक सेंट्रल न्यूटन जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है इट्स ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू मासेस और टू बॉडीज। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो दो मतलब न्यूटन का जो फोर्स है, दो मास के जो बीच में जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, और पांचवा होगा बच्चों कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स है वो तीसरे बॉडी के प्रेजेंस या एब्सेंस में कोई इफेक्ट या अनअफेक्टेड रहता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम द न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो वन थिंग बच्चों की याद रखना कि ये पॉइंट मास के लिए ही होता है। ठीक है, राइट बच्चों, किसके लिए होता है? पॉइंट मास के लिए। अब सवाल उठता है कि सर पॉइंट मास किसको कहते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ? दो टॉपिक में हमारा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा बच्चों? देखो, मान लो कि ये एक बॉडी है, हाँ, ये कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, इसका मान लो डायमेंशन कितना है, रेडियस कितना है बच्चों? r है। अरे यार हाँ ना, मान लो अब ये बॉडी ट्रैवल कर रहा है, मान लो हम मोशन की बात करें तो बॉडी डायनामिक्स में मतलब क्या, बॉडी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जब बॉडी ट्रैवल कर रहा है तो मान लो कि जो बॉडी है अपने रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। ठीक है, तो उस जगह में हम इस बॉडी को क्या कहेंगे? इस बॉडी को हम मान लेंगे कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मान लो बच्चों कोई भी एक ट्री तुम ले लो, ठीक है, ट्री ले लो, मान लो ये कोई भी ट्री है, इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इसका ट्री का कोई भी अगर मान लो कुछ इसे पॉइंट मास की बात करूं, मान लो कि ट्री को लेके मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है, डायनामिक्स में स्पेसिफिकली। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसके पत्ते, इसके तना, इसके ब्रांचेस सभी का मास को मैं एक पॉइंट मतलब इसको उसको यूं पिचका करके एक पॉइंट कर दिया।
समझ में आया बच्चों, ताकि इसको क्या स्टडी करने में हमें सहायता मिलेगी। राइट बच्चों, अब क्या है, मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, अब इस पर्सन को भी मान लो मैंने, ये एक बॉडी है ना, इसको मैं पिचका के, यूं पिचका करके एक स्मॉल बॉडी बना दूंगा, ठीक है, ताकि ये पूरे बॉडी का जो मास है ये मान लो एक स्मॉल पॉइंट में हम कंसिडर करेंगे, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, पॉइंट, जैसे कि मान लो बच्चों अगर मैंने कहा अर्थ को, तो अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि देखो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, हम हालांकि ये पढ़ेंगे कैपलेस लॉ में, ठीक है, राइट। तो बच्चों ये देखो ना तो यहाँ पर मान लो बच्चों सन है, ठीक है, और अर्थ इसके चारों तरफ में चक्कर लगाती है, तो अर्थ का जो रेडियस है लगभग 6.4 थाउजेंड किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, लगभग 6.4 थाउजेंड किलोमीटर जो रेडियस है ना, सन का रेडियस। लेकिन ये जो सरकमफ्रेंस में घूमती है ना अर्थ, वो उसके रेडियस के मुकाबले बहुत बड़ा है, इसीलिए वी कैन कंसिडर जो अर्थ को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों, राइट। और पर्टिकुलरली जब कोई बॉडी बच्चों मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे ना, तो मैकेनिक्स के सारे सवाल जो है या फिर कॉन्सेप्ट तुम अच्छे से समझ पाओगे। समझ में आया किसे कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर बॉडी का डायमेंशन उसके ट्रैवल किए हुए डिस्टेंस से अगर कम है, ठीक है, बहुत कम है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अभी हमको जानना है क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, इन अ ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है बच्चों, या ऑफ अ ग्रेविटेशन फोर्स। तो एक डायग्राम होना बच्चों, मान लो कोई भी एक बॉडी है ये, ठीक है, यहाँ एक दूसरा बॉडी रख दो, यहाँ एक तीसरा बॉडी रख दो, यहाँ एक चौथा बॉडी रख दो। ठीक है बच्चों, समझ में आया। मान लो इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं बच्चों, वरना दिखाई नहीं देगा, है ना, थोड़ा सा मतलब बोर्ड छोटा है बच्चों, राइट। तो यहाँ पर ये तीसरा बोर्ड रख दिया मैंने, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब मान लो मैंने इसको ले लिया बच्चों, इसका मास m1 ले लिया, इसका मास ले लिया m2, इसका मास ले लिया m3, इसका मास ले लिया m4। ठीक है, अब देखो यहाँ से सेंटर की दूरी, यहाँ से भी सेंटर से सेंटर की दूरी, यहाँ से भी सेंटर से सेंटर की दूरी मुझे निकाल लेना है, सेंटर से सेंटर की दूरी निकालना है। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, अब यहाँ ये देखो, अब ये बॉडी है, इस बॉडी के पास में 3 अलग अलग बॉडी है, तो जाहिर सी बात है ये m3 क्या करेगा, m1 को अपने तरफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना, m2 भी बॉडी m1 को अपने तरफ में अट्रैक्ट करेगा। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, और m1 जो है ये m4 भी अपने आप को, आई मीन m3 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। बाबा एक ही बात है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मास दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, है ना, अट्रैक्शन दोनों तरफ में आएगा, मतलब इधर से भी आएगा और ये इसको भी खोजेगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये m2 इसको भी एक तरफ से खींचेगा और इससे भी अट्रैक्शन करेगा, ये m4 जो है m1 को अपनी तरफ खींचेगा, राइट, और m4 को m1 अपने तरफ खींचेगा, मतलब अट्रैक्शन हर तरफ से होगा। समझ में आया कि नहीं। तो मान लो मैंने ये बॉडी ले लिया, ठीक है, अब देखो यहाँ से m13, तो ये क्या हो जाएगा, r13 हो जाएगा, यहाँ से उधर जाएगा, तो ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज r12 हो जाएगा, और यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, r14 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये r12, r13, r14 ये तीनों क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे यार मान लो m1 को खींच रहा है, दो तरफ तुम ले सकते हो बच्चों, या तो मान लो m1 इन तीनों मास को खींच रहा है, ठीक है, या फिर तीनों मास मिल करके m1 को अपने तरफ में खींच रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन m1, ये हमें निकालना है। इसी नेट फोर्स का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन मतलब हमको ऐड कर देना है बच्चों, ठीक है, सारे फोर्सेस निकालने हैं। ठीक है, अगर हम बोले कि रेस्पॉन्सेस ड्यू टू ऑल अदर masses on a particular masses must be sum total of all individual responses। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो अब देखो जैसे कि मान लो ये मतलब अगर इस पर अगर ये m1 उधर जाए तो r12, m2 इधर आया तो क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज r21। ठीक है, सिमिलरली m3 अगर इधर आया तो क्या आ जाएगा, r31। सिमिलरली ये m4 उधर जाए तो हो जाएगा r41। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चों। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या किया कि मैंने अज्यूम किया कि m1 तीनों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो m2 इधर आएगा तो r21 आएगा इधर। ठीक है, तो मैं पहले निकालता हूं फोर्सेस बच्चों। ठीक है, तो क्या क्या फोर्सेस होंगे, देखो पहले यहां पर हो जाएगा, एक हो जाएगा F12। ठीक है, तो F12 क्या होगा बच्चों, मान लो F12 इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स किस पे लगा बच्चों, 1 पे लगा। समझ में आया कि नहीं है, किसके वजह से लगा, 2 के वजह से लगेगा।
समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन किधर जा रहा है, वन पे फोर्स लग रहा है तो वन उधर जाएगा, या वन इस पे फोर्स लगा तो टू इधर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट। तो अब क्या होगा, F12 हमें पता है माइनस जी। समझ में आया कि नहीं? माइनस जी, माइनस साइन क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस क्या हो जाएगा, m1 into m2 होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज R21 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो टोटल ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी m1 ड्यू टू ऑल दीज थ्री मासेस हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इंडिविजुअल निकालते हैं, व्हाट इज F12, तो क्या होगा बच्चों, माइनस जी m1 m2 बाई R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। और हमको पता है क्या बच्चों, R21 यूनिट वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड R21, राइट। तो यहाँ रिप्लेस कर दो, तो F12 क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज माइनस जी m1 m2 होल डिवाइड बाय R21 मोड का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। हमने वेक्टर के जगह, यूनिट वेक्टर के जगह ये रिप्लेस कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हम निकाल रहे हैं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन F1। F1 पे नेट फोर्स क्या पड़ रहा है, ड्यू टू ऑल द मासेस m1 m2 एंड m3। समझ में आया या नहीं आया बताओ, हाँ या नहीं? ठीक है, तो ये निकल गया F12। सिमिलरली बच्चों हम निकाल देंगे क्या, F12, अब निकाल देंगे F13, ठीक है। अगर F13 क्या निकालेंगे बच्चों, सिमिलरली माइनस जी है ना, क्या हो जाएगा m3 इंटू m1 होल डिवाइड बाई क्या बच्चों, दैट इज R31 मोड का क्यूब इंटू R31 वेक्टर। जैसे ऐसे निकाले हम लोग F12 F1 तो निकल गया, सिमिलरली निकल जाएगा F41 बच्चों, या 14, बात बराबर है, ठीक है, राइट। F14 क्या होगा, माइनस जी m4 इंटू m1 होल डिवाइड बाई R41 मोड का क्यूब इंटू R41 वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ देखो, m1 पे ये तीनों फोर्स लगा, समझ में आया कि नहीं आया? अब इन तीनों का सम अगर कर दोगे ना बच्चों, तो इसी प्रिंसिपल को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा सम बच्चों, तो F हो जाएगा दैट इज F12 प्लस F13 प्लस F14, ठीक है। देखो सब में माइनस जी तो कॉमन है, तो माइनस जी बाहर ले जाओगे, तो बाहर ले जाओगे तो F12 में क्या बचा, दैट इज m2 इंटू m1 होल डिवाइड बाई R21, ठीक है, R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा M13, हाँ M3 इंटू M1 बाई R31 का मोड का क्यूब इंटू R31 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा M4 इंटू M1 है ना, होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज बाई R41 मोड का क्यूब इंटू R41 वेक्टर। तो बच्चों ये हो गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली क्या है बच्चों, क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि किसी भी एक बॉडी में है ना, मल्टीपल बॉडी की वजह से व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी। नाउ लेट अस टेक देयर आर n नंबर ऑफ मासेस m1 m2 m3 अप टू लाइक mn, ओके। मान लो बच्चों मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूं, ठीक है। मान लो कि m1 m2 अप टू mn ऐसे n नंबर ऑफ मासेस है, ठीक है। इन मासेस में n नंबर ऑफ मासेस है। अब मान लो कि एक बॉडी है मास m जिसका, ठीक है, उस पे तुम क्या निकालोगे, नेट फोर्स ड्यू टू ऑल द व्हाट आई कैन से द मासेस, ओके। तो क्या करोगे बच्चों, इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल दो, फिर इन दोनों के बीच में निकाल दो, ऐसे करते इन दोनों के बीच में निकाल दो, और सभी फोर्सेस को एक बार ऐड कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो नेट फोर्स आएगा किस पे, एम पे, ड्यू टू ऑल दिस फोर्सेस, उसी का नाम क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया बच्चों? तुमको ये समझ में आया? मैं तुमको और थोड़ा सा इसको और एलाबोरेटली समझाता हूँ बच्चों। मतलब बहुत आसान है यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, राइट। वीडियो को पॉज करके बच्चों अपना नोट बनाओ, तुम्हारा नोट ही तुम्हारा साथी है बच्चों, राइट। जितना अच्छा नोट बनाओगे उतना अच्छा पढ़ने में मजा आएगा। और अपने ही नोट पे भरोसा रखो, ठीक है, किसी का नोट मत मांगो बच्चों।
बिल्कुल मत मांगो। उधार में सफलता उधार में नहीं ली जा सकती है बच्चों। जेई या नीट जो है उधार में क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। तुमको अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो बच्चों यहाँ पर M1 M2 M3 ऐसे करके एन नंबर ऑफ मासेस है। मैं तुमको एक ऑन एन एवरेज दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बॉडी है M, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्या है M। अब M पे देखो इन सभी के वजह से क्या लगेगा बच्चों, एक नेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बच्चों ये फोर्स निकाल दो, तो ये क्या, अब देखो इस पे फोर्स मतलब ये इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सभी लोग इसको इस पे फोर्स निकालेंगे लगाएंगे। अरे यार हाँ या नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लो इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ये है R2, ये है R3 और ये अप टू Rn है, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लो क्या है बच्चों, R है। तो अगर मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर तो समझ में आता है ना बच्चों। थोड़ा सा इसका ग्राफ अच्छे से और बनाता ताकि तुम्हें समझ में थोड़ा बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से आए। मान लो मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो। क्या ले लिया मैंने, कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ क्या है, मान लो यहाँ मास M1 है, ये M2 है, ऐसे करते करते ये Mn है, और यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास M है। तो बच्चों ये रहा पोजीशन वेक्टर क्या, R1, ये रहा पोजीशन वेक्टर R2, ऐसे करते करते ये रहा पोजीशन वेक्टर Rn, और यहाँ आएगा पोजीशन वेक्टर R। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, इट इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। मान लो बच्चों राइट, ये ओरिजिन से इस ये पॉइंट P है ना, x, y, ठीक है, ये ओरिजिन है। हाँ, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x i k प्लस y j k। जस्ट x से x माइनस कर दोगे, i j k लगा दोगे, है ना। अगर ये 2D है 3D होने से क्या हो जाएगा, एक z कॉम्पोनेंट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है, M पे फोर्स निकालना है, ठीक है। अब इसको यहाँ ज्वाइन करो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। M पे मुझे नेट फोर्स लगाना है M पे, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा फोर्स, रिपल्सिव तो होगा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि M1 जो है M को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। मतलब M1 लगाया M पे फोर्स, एट द सेम टाइम M2 भी लगाया M पे फोर्स, अरे यार हाँ यानी एट द सेम टाइम M3 भी लगाया, एट द सेम टाइम Mn भी लगा दिया, ठीक है। और इन लोग का पोजीशन वेक्टर तुमको दे रखा है R3 अप टू Rn, समझ में आया कि नहीं। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या देखा, R दे रखा है, समझ में आया बच्चों। तो अब देखो बच्चों कि अब देखो यहाँ से यहाँ R1 है, और यहाँ से मतलब फोर्स M1 जो है वो M को खींच रहा है, और M भी जो है M1 को अपने तरफ में खींच रहा है, समझ में। अट्रैक्शन, यार ये बॉडी इधर भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये इधर जा रहा है, एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तभी तो ये अट्रैक्शन है, तभी तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाता है, तभी तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे मान लो कि M पे फोर्स निकालना है ना, नेट फोर्स कहाँ निकालना है, M पे निकालना है। किसके वजह से निकालना है, M1 के वजह से। तो मान लो वो फोर्स हो गया F1, क्या होगा, माइनस G इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, कितना हो जाएगा, दैट इज M इंटू M1 होल डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लो पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, मान लो ये बॉडी क्या इसको इस पे ये बॉडी उधर जा रहा है, मतलब M1 इसको अपने तरफ लेके जा रहा है, तो मतलब ये हुआ इनिशियली और फाइनल हुआ, तो पॉइंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट बच्चों। ये उधर जा रहा है ना, तो दिस माइनस दिस, तो ये कितना है, R1 है, ये कितना है, R है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज R1 माइनस R का क्या बच्चों, दैट इज मोड Q इंटू R1 माइनस R का वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने R ले लिया है, डिस्टेंस ले लिया है, समझ में आया बच्चों। ऐसे करके मैं F2 भी निकाल दूंगा, ऐसे करके मैं Fn निकाल दूंगा, सभी को ऐड कर दूंगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, तो सभी को अगर ऐड कर दोगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा, किसमें, M में निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट, नेट फोर्स। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट, ठीक है, ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइट। तो ये प्रिंसिपल तुमको लिखा देता हूं बच्चों, एक बार प्रिंसिपल लिख लो, ठीक है। क्या कहता है, हाँ लिखो, लिखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिख दो, हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, ये PLE और PL में हमेशा डाउट आता है यार मेरा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कॉमा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस आर इंडिपेंडेंटली, द ग्रेविटेशन फोर्स
GF लिखा हूं, हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस एक्ट इंडिपेंडेंटली, बिटवीन टू masses act independently, okay, independently and uninfluenced by the presence of other bodies, and uninfluenced by the presence of other bodies, okay, by the presence of other bodies, full stop. Hence the resultant gravitational force, hence the resultant gravitational force is the gravitational force on a particle due to number of masses, है ना, on a particle due to number of masses is the vector sum of the gravitational forces, is the vector sum of gravitational forces exerted by the individual masses on the given particle, exerted by the individual masses masses on the given particle, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो अगर मैं लिख सकता हूँ, मान लो कि बच्चों F1 F2 अप टू करके Fn जो है आर इंडिविजुअल फोर्सेस है ना, ऑन मास M1 ऑन मास M ड्यू टू M1 M2 M3 अप टू Mn, देन नेट फोर्स निकल जाएगा Fr इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn। समझ में आया बच्चों? ये है तुम्हारा क्या, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्या, सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है बच्चों, राइट। तो वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लो बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज शेल थ्योरम। लिखो बच्चों, शेल थ्योरम क्या कहता है, शेल थ्योरम, ठीक है, ध्यान देके सुनो क्या कहता है। लिखो बच्चों, टॉपिक का नाम दो शेल थ्योरम, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, शेल थ्योरम। लिखो SHELL, हाँ, शेल थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखा देता हूं, ठीक है, उसके बाद तुमको समझाऊंगा, ठीक है। देखो हर डेफिनेशन को ध्यान से लिखना है, समझना है, ठीक है। लिखो बच्चों, इसके दो थ्योरम है, दो पार्ट है, हाँ। तो अब इसका पहला पार्ट लिखो बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट लिखो, इस शेल थ्योरम के दो पार्ट है, हाँ। पहला पार्ट पहले लिख लो बच्चों, मैं फिर समझाता हूं क्या है ना। लिखो बच्चों, इफ अ पॉइंट मास लाई आउटसाइड, लिखो, if a point mass lie outside a uniform spherical shell, a uniform spherical shell, or I can say sphere, ओके, यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल ले लो या फिर क्या लो बच्चों, स्पीयर विथ अ स्पेरिकल सिमेट्री, विथ अ स्पेरिकल सिमेट्री, विथ अ स्पेरिकल सिमेट्री, ओके, स्पेरिकल सिमेट्रिक इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक internal mass distribution, comma, the shell attract the point mass, comma, the shell or sphere attracts the small mass, attract the small, or I can say point mass, एक ही बात है, attract the point mass as if the entire mass, attract the point
mass as if the entire mass of the shell were concentrated, entire mass of the shell were concentrated at its center। ठीक है बच्चों, मैं पढ़ देता हूं। इफ अ पॉइंट मास लाई आउटसाइड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल स्लैश स्पीयर विथ अ स्पेरिकल सिमेट्रिक internal mass distribution, the shell or spear attract the point mass as if the entire mass of the shell were concentrated at its center। है ना बच्चों, तो ये पहला पार्ट है, लिख लिया बच्चे। अब देखो बच्चों, मैं समझाता हूँ, है ना, क्या है ये पहला पार्ट, जरा ध्यान देके सुनो, है ना। पहले तुम ये लिख लिए डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या करता हूं, समझाता हूं, ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या है ना। न्यूटन साहब ने क्या कहा, न्यूटन साहब ने कहा कि जो पॉइंट ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस है वो हमेशा दो पॉइंट मास के बीच में ऐड करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चों कि तुमने यहाँ पर एक पॉइंट मास लिया, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट मास ले लिया, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच में सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है, r हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, दैट इज -g इंटू m1 इंटू m2 होल डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये इन्होंने कहा प्रोवाइडेड क्या, ये दोनों m1 m2 क्या होने चाहिए, दैट इज पॉइंट मास होने चाहिए ये दोनों, ठीक है। अब क्या हो बच्चों कि देखा गया कि तुमने जब एक शेल ले लिया, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। जब तुमने क्या ले लिया, एक शेल ले लिया, ठीक है बच्चों, क्या है, देखो ये है एक शेल, ठीक है। तुमने ये शेल ले लिया, ठीक है। शेल समझते हो ना बच्चों, अंगूठी टाइप का यार, है ना, कड़ा समझ लो, शेल, ठीक है। शेल ले लिया, ठीक है। यहां पर क्या है, ये खाली, ये पोर्शन खाली, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और ये वाला इस पे क्या है, थिन सेल, इस पे मास है कुछ, मतलब बॉडी का मास इसी वाले पोर्शन पे है, ठीक है। अब यहां पर यार एक छोटा सा मास रख दिए, मान लो इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। तो अब जब ये होगा शेल, है ना, तब इसके बारे में अब ये कैसे फोर्स अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पे फोर्स अब नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए शेल को, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, न्यूटन साहब ने कहा कि अगर मैं इस सारे शेल के मास को मतलब कंसंट्रेट कर दूं एट इट्स सेंटर, मान लो ये सेल का जो भी मास है कंसंट्रेट कर दूं सेंटर में, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी मान लो कितनी है, r, तब फोर्स लग जाएगा, कौन सा, ग्रेविटेशन, दैट इज F इज इक्वल टू क्या, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m होल डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस साइन, क्योंकि ये फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तुमको समझ में आया बच्चों। अगर पॉइंट मास होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते, क्योंकि यहां पर एक शेल है, ठीक है। अब शेल जब होगा तो हम अज्यूम करेंगे कि शेल का जो पूरा मास है कहां पर है, इसके सेंटर में है, ठीक है। जब पूरी मास सेंटर में आ गई तो अब ये क्या बन गया, ये भी एक पॉइंट मास की तरह बिहेव किया, ठीक है। कहने का मतलब है कि मतलब द एंटायर मास ऑफ द शेल, ओके, ये कंसंट्रेट कर गया एट इट्स सेंटर, तो हम यहां पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो मान लो यार ये रेडियस से आर, समझ में आया कि नहीं, और यहाँ पर आर, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन, और आई कैन से इक्वल भी लेने से चलेगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द शेल। समझ में आया बच्चों, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर तुम शेल ना लेके क्या लो बच्चों, स्पीयर ले लो, ठीक है। ये मान लो स्पीयर है, ठीक है। तो मान लो स्पीयर का मास कैपिटल एम है, यहाँ पर जो एक और मास है एम, स्मॉल एम, है ना, और सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ आर हो जाएगी, ठीक है। अब ये मान लो कितना है, रेडियस आर है, तो यार ये तो स्पीयर हो गया, तो हम अज्यूम करेंगे कि स्पीयर का पूरा मास जो है इसके सेंटर में आ गया है, ठीक है। तो फोर्स हम निकाल सकते हैं कितना, जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बाहर माइनस साइन हमने लगा दिया, क्योंकि फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तुमको समझ में आया ना, नहीं आया बच्चों, बताओ। देखो अगर पॉइंट मास से तुम डायरेक्टली फोर्स लगा सकते हो, जो ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन यहाँ पर पॉइंट मास नहीं है, ये स्पीयर है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो चुका है, ठीक है, राइट। तो ये फोर्स तभी लगाएगा दूसरे बॉडी पे, है ना,
कब? जब इसका पूरा मास को हम इसके सेंटर में क्या कर लेंगे? अज्यूम्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी केस क्या होगा? जब दो पार्टिकल इसके सेंटर में जब पूरा मास है कैपिटल एम, और एक जो छोटा मास है जो इससे दूर पे आर दूरी पे खड़ा है ना, तो ये जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस हो जाएगा इसका, तभी जाके ये फोर्स काम करेगा। या तो ग्रेटर है दोनों के बीच की दूरी, या फिर इक्वल रहे, हाँ, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रहे। तो ये रहा पार्ट 1 किसका? शेल थ्योरम का। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब पार्ट 2 क्या कहता है, पहले समझो बच्चों, फिर मैं लिखाता हूं पार्ट 2 क्या कहता है। ठीक है, राइट, पहले समझ जाओ पार्ट 2 क्या कहता है बच्चों, इसी थ्योरम का पार्ट 2 क्या कहता है। ठीक है, इस थ्योरम का पार्ट 2 कहता है बच्चों, अगर मान लो अभी तो पॉइंट बाहर था, अगर पॉइंट स्पीयर के अंदर रह गया तो क्या होगा? जैसे कि मान लो बच्चों ये शेल है, शेल या स्पीयर दोनों का केस ले सकते हैं। ठीक है, ये मान लो क्या है, एक शेल है। ठीक है, अब क्या हो गया बच्चों, ये सेंटर है इसका, ये इसका मास कैपिटल एम है। अब मान लो कि कैपिटल एम पहले इससे बाहर था, अब कहीं यहां रह गया, मान लो ये पॉइंट है कैपिटल एम। तो अब जब कैपिटल एम यहां रह गया बच्चों, अब मैंने इसका मास अज्यूम किया एम, ये तो स्मॉल एम होगा ना बच्चों, सॉरी, ये स्मॉल एम होगा, ये कैपिटल एम होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल एम मतलब शेल का मास मैंने कहां अज्यूम किया है? कहां? सेंटर पर अज्यूम किया है। तो अब इस वाले स्मॉल मास पे जो कैपिटल मास जो है, आई मीन टू शेल जो है, कोई भी फोर्स लगा नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा बच्चों? क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम यहां से यू लाइन खींच दोगे ऐसे, ठीक है, तो यहां पर इस तरफ वाले जितने भी मास है, इस तरफ वाले, हाँ, जितने भी मास है, राइट, है ना, और इस तरफ वाले जितने मास है, राइट, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, तो ये वाले मास इधर खींचेंगे, राइट, अरे हाँ या नहीं यार, और ये वाले मास इधर खींचेंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इस वाले एम पे 0 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर इस तरफ तो मास ज्यादा है, इस तरफ तो मास कम है, तो बच्चों फोर्स क्या होता है? G(m1m2) होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो मास ठीक है इस तरफ ज्यादा है, तो डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया बच्चों। तो नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर क्या, मास कम है तो डिस्टेंस भी कम है, ताकि मास बाई डिस्टेंस का रेशियो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मास बाई डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? लगभग इक्वल लग जाएगा। ठीक, क्योंकि जी क्या है? कांस्टेंट है, तो एक फोर्स उधर एक फोर्स इधर, नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर पे, दैट इज 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, राइट। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो मैंने यहाँ पर दूसरा स्पीयर ले लिया, ये तो शेल लिया था, स्पीयर ले लिया, ठीक है, तो स्पीयर का पूरा मास कहाँ हमने कंसंट्रेट किया? सेंटर पे, और मैंने यहाँ पर एक छोटा मास लगा दिया एम यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार क्या, एम पे कोई भी फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स ये नहीं लगाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहेगा। समझ में आया बच्चों? तो अगर पॉइंट शेल के अंदर रहे तो उस पर कोई फोर्स नहीं पड़ेगा, अगर पॉइंट शेल के बाहर रहे तो उस पर एक फोर्स पड़ जाएगा। आई मीन से शेल या जो स्पीयर है उस मास पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब मान लो मैंने क्या किया कि दो शेल ले लिया, जैसे मान लो बच्चों ये रहा एक शेल, ये रहा दूसरा शेल, ठीक है बच्चों, और ये मान लो एक तीसरा सेल ले लो यार, बात बराबर है यार। अब मान लो ये रहा, तीनों का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है बच्चों। अब मान लो क्या हुआ कि पहले मैंने बॉडी को यहाँ, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, कॉन्सेंट्रिक सेल है ना। पहली बात, अगर मैंने एक बॉडी स्मॉल m उसको यहाँ रखा, ठीक है, तो मैं इन तीनों का सेंटर एक है, तो मैं तीनों का मास कहाँ, वी विल कंसंट्रेट एट ए सेंटर, है ना, ताकि फोर्स लग पाए। तो सेंटर में कितना मास लग जाएगा बच्चों? दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। अब यहां मास हो गया m, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई r, तो अब यहां फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस g इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 होल इंटू m होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा अगर ये मास तीनों सर्कल के बाहर हो। ठीक है बच्चों, मान लो सेकंड केस में क्या करता हूं मैं, मान लो कि सेकंड केस में मैं इस मास को यहां ना लेकर के कहीं यहां रहता हूं, ठीक है, इस मास को यहां ले लिया। जब यहां ले लिया बच्चों, तो आखिरी वाले शेल के वजह से मान लो अब ये रहा स्मॉल मास, स्मॉल एम, है ना, तो m1 के वजह से इसमें कोई भी फोर्स नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ m2 m3 के वजह से फोर्स पड़ेगा। तो अब मास कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? m2 प्लस m3, और ये हो जाएगा ये m, अब इनके बीच की दूरी मान लो r हो गया,
तो क्या हो जाएगा फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस जी m2 प्लस m3, एक मास, दूसरा हो गया m होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मान लो ये r या r1 कर दो ना यहाँ पर, तो हो जाएगा r1 का स्क्वायर। मान लो ये f1 था, इसको f2 कर दो। सिमिलरली अगर मान लो इस मास को मैं और अंदर ले आया, ठीक है, मान लो कि यहाँ ले आया बच्चों, पहले इस वाले में था, अब यहां ले आया, ठीक है। और जब यहां ले आओगे तो देखो m1 की वजह से भी इसमें फोर्स नहीं पड़ेगा, m2 मान लो अब मास m यहां आ गया है ना, m2 की वजह से भी नहीं फोर्स पड़ेगा, सिर्फ ये मास अंदर वाले शेल के बाहर है, ठीक है। तो उसका मास कितना m3 है, तो क्या हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लो यहाँ पर r2 हो गया, ठीक है, थोड़ा सा क्लमजी हो गया डायग्राम में बच्चों। तो f3 क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस जी m3 इंटू m होल डिवाइड बाई r3 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आखिरी केस, अगर मान लो पॉइंट मास यहां आ गया, मैंने ये क्रॉस लिखा, हाँ, मान लो यहां आ गया, जब यहां आ जाएगा बच्चों तो ये तीनों शेल के अंदर आ गया, मतलब अब तीनों शेल के मास के वजह से इस वाले बॉडी पे अब कोई भी फोर्स नहीं पड़ेगा। तो इसे कहते हैं शेल थ्योरम। तुम्हें समझ में आया बच्चों शेल थ्योरम क्या है, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो शेल थ्योरम के दो पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट क्या है कि अगर कोई बॉडी है ना बाहर रहा सेल के या स्पीयर के, तो वो सेल या स्पीयर उस बॉडी पे फोर्स तभी लगाएगा एज इफ कि पूरा मास ऑफ शेल या स्पीयर का कंसंट्रेट कर रहा हो, कहां, एट इट्स सेंटर में, ठीक है। अगर बॉडी सेल के अंदर रहे या फिर स्पीयर के अंदर रहे तो उस बॉडी पे स्पीयर या सेल के द्वारा कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तुम्हें समझ में आया है नहीं आया बच्चों, बताओ समझ में आया। तो बच्चों दोनों डेफिनेशन का जो ये है क्या डेफिनेशन है, मैं उसको वहां पर मतलब फोटोग्राफ ऐड कर दूंगा वीडियो में, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब लिखो बच्चों नेक्स्ट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। लिखो बच्चों, लिखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, है ना बच्चों। हालांकि मैंने पहला वीडियो में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी बच्चों, ठीक है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट आई मीन टॉपिक है, नॉट चैप्टर तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल है बच्चों, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों है ना ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद में हम फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3-4 में अच्छा न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा बच्चों। उसके बाद फिर हम एक और वीडियो में वेरिएशन पढ़ेंगे, हाँ, कि कैसे वेरी करता है हाइट और डेप्थ से क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात ध्यान दो, हाँ बच्चों, डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो अगर मुझे मास निकालना पड़े तो मास क्या हो जाएगा बच्चों, मास क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम। अगर मैं मास ऑफ ये अर्थ मान लूं, ठीक है, तो बच्चों अर्थ कैसा स्पीयर है, और स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लेता हूं, ठीक है, आर क्यूब। तो मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। डेंसिटी तो अर्थ का अगर रो हुआ तो ठीक है बच्चों, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा बच्चों, तो मास भी ऑब्वियसली कांस्टेंट ही है अर्थ का, ठीक है। तो ये ऐसे हम मास निकाल पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों क्या करेंगे, पॉइंट वाइज देखते हैं, ठीक है, ये याद रखना, हाँ मास क्या है 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो आएगा मास, ठीक है। अब हम निकालेंगे मतलब केसेस वाइज, हाँ फर्स्ट केस लिखो बच्चों, या पॉइंट नंबर 1 लिखो, क्या कहता है ना, एट द पॉइंट अबव द सरफेस, अर्थ सरफेस, लिखो बच्चों पहला, एट द पॉइंट above the earth's surface, ठीक है, एट द पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है बच्चों, राइट। तो मान लो बच्चों क्या है कि अगर मैं मान लो बच्चों, मैं जस्ट अज्यूम करता हूं कि मैंने इस बॉडी को यहां रखा, ठीक है, इस बॉडी को यहां रखा, अरे यार हाँ या नहीं, जब इस बॉडी को यहां रखा तो जाहिर सी बात है सरफेस अर्थ के सरफेस से क्या है, ऊपर में है, अरे बाबा हाँ या नहीं। मान लो ये पॉइंट, ये बॉडी है, ये अर्थ सरफेस से ऊपर में है, ठीक है। जब अर्थ के सरफेस से ऊपर है तो इसमें फोर्स कितना लगेगा हमको पता है, राइट। और फोर्स से हम क्या निकाल लेंगे, दैट इज ग्रेविटी निकाल लेंगे, ठीक है। तभी हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट। तो बच्चों मान लो कि ये कोई भी एक ये अर्थ सरफेस है, यहाँ कोई भी एक मास m है, ठीक है, सरफेस के ऊपर में, तो शेल थ्योरम यहाँ लगाया जा सकता है, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सेंटर से सेंटर की दूरी मान लो r है,
राइट। अब यहाँ मान लो यहाँ पर मास हो गया m, ये शेल थ्योरम है ना, ये मास हो गया स्मॉल m। तो क्या अब ये अर्थ जो है अब इस वाले बॉडी पे फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, तो फोर्स क्या बनेगा बच्चों, F इज इक्वल टू माइनस जी m इंटू एम होल डिवाइड बाई r का स्क्वायर। समझ में आएगा? अब हम पहले बाद में चर्चा करेंगे बच्चों, हालांकि ये r क्या है, ये r जो है रेडियस हो जाएगा और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज हाइट हो जाएगा। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो ये यहाँ पर शेल थ्योरम हम लगा सकते हैं। ये बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, जो अर्थ, ये अर्थ सरफेस से क्या है, h हाइट पे ऊपर है। तो फिलहाल h नहीं लेते हैं, बस ये बॉडी से एक हाइट पे है, तो उस पर क्या फोर्स लग जाएगा बच्चों, माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम होल डिवाइड बाय क्या बच्चों, आर स्क्वायर। ये कब लगेगा, ये फोर्स तब लगेगा जब आर इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, आर होगा। तो पहला पॉइंट था एट द पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है बच्चों, फोर्स लग गया। ठीक है, निकालेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डोंट वरी, पहले फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, राइट। अब दूसरा बच्चों केस क्या आते हैं, एट द क्या एट द पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस ले लेते हैं बच्चों, है ना। अबव द ले लिए, अब दूसरा नाम दो बच्चों, एट द पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब जब अर्थ सरफेस के बिलो में जाना है बच्चों, ध्यान देके सुनो, ये रहा अर्थ, ठीक है, और तुमने क्या किया, तुमने अर्थ पर गड्ढा खोदा, ठीक है, राइट, यू आर डिगिंग द अर्थ। तो जब अर्थ को डग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है तुमने एक पर्टिकुलर रेडियस, आई मीन क्या, डेप्थ को डग किया, तो ये रहा अर्थ। अब ठीक है, तो ये देखो यहां से यहां अगर मैं बात करूं, ये पूरा क्या था, कैपिटल आर था, मान लो। अरे यार हाँ या नहीं, ये पूरा क्या था, कैपिटल आर। अब ये मान लो इतना तुम डेप्थ गए नीचे, है ना, ये हो गया डी, है ना, और ये मान लो हो गया स्मॉल आर, तो बचा हुआ स्मॉल आर हो गया। तो डेप्थ कितना होगा बच्चों, यहां निकाल लेंगे, तो डेप्थ गया हमने कैपिटल आर से स्मॉल आर माइनस कर देंगे। यार इतना तुम इतना अमाउंट खड्डा तुमने खोदा अर्थ से, ठीक है। ये क्या है, ये तो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू तुमको दिखाई दे रहा है बच्चों, मेरी बात समझ में आया कि नहीं। इसके बैक साइड में पूरा, जैसे मान लो फ्रंट व्यू समझते हो ना बच्चों, राइट, हाँ कि नहीं। मान लो एक फुटबॉल है ना, तो फुटबॉल का ये सामने वाला तुम खड्डा खोद रहे हो या आ रहे हो, तो ये सामने से तुमको दिखाई देगा, पीछे वाला ये और ये वाला थोड़ा दिखाई, वो साइड व्यू है, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू, या फिर कह सकते हैं बच्चों टॉप व्यू, ज्यादा बेहतर बोलोगे टॉप व्यू। तुम जैसे यार तुम समझ लो कुआं खोद रहे हो, मिट्टी हटा रहे हो, अरे हाँ यार, तो मिट्टी हटा कर आकाश में थोड़ा फेंक रहे हो, वो मिट्टी तो अर्थ पे ही रख रहे हो ना। तो अगर अर्थ पे रख रहे हो तो अर्थ का मास कहाँ चेंज होगा, उतना ही रहेगा मास, तो डेंसिटी अर्थ का सेम रहेगा, ठीक है। तुमने कितना खड्डा खोदा, तो ये रहा डेप्थ, इतना डेप्थ डी तक गए, ठीक है। कैसे निकलेगा, आर माइनस स्मॉल आर निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लो बच्चों ये पॉइंट पी है, यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास एम रखा गया है, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि ये पोर्शन क्या है बच्चों, ये है अर्थ का सरफेस, अर्थ सरफेस, बॉडी कहां रखा गया है, एट द पॉइंट पी, है ना, बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, इसके वजह से इस पे कोई फोर्स पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट पी है जिसका मास एम है वो आउटर सर्कल के, आई मीन स्फीयर के अंदर है, नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले के वजह से पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस वाले की वजह से पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बच्चों, बताओ। अरे यार ऑफ कोर्स पड़ेगा, ठीक है। तो कितना पड़ेगा बच्चों, तो मान लो इसका मास जो है वो एम आर है ना, ये जो ये बचा हुआ मास है वो एम आर है, ठीक है। तो कितना फोर्स पड़ेगा बच्चों, तो इसका मास हो गया कंसंट्रेटेड एट द सेंटर इज एम आर, और यहाँ पर हुआ एम, तो कितना हुआ, दैट इज जी इंटू एम आर इंटू एम होल डिवाइड बाई। अब बच्चों ये क्या स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर यहाँ मैंने लगा दिया माइनस साइन बाहर में। तुमको समझ में आ रहा है या नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तो ये फोर्स लग जाएगा किसमें, दैट इज पॉइंट, आई मीन बॉडी पे जिसका मास m है, जो अर्थ के अंदर है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। अब देखो बच्चों, जैसा कि मैं कहता हूं कि अर्थ का मास सेम है, अब मैं जब यहां पहुंच गया हूं तो इसका मास मुझे निकालना पड़ेगा अर्थ के मास के कंपैरिजन में, मतलब अर्थ का मास कैपिटल एम, हाँ, और इसका मास क्या स्मॉल एम, तो मुझे एम आर नॉट स्मॉल एम, एम आर, तो मुझे एम आर निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्या, कैपिटल एम। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान है बच्चों। तो एम आर, तो फिर वही बात बताऊंगा, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। तो यहाँ पर आर कितना है, स्मॉल आर है। मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर मास हो जाएगा एम आर, मास हो गया एम आर, ये वाला पोर्शन का मास निकाल रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर का क्यूब,
हाँ कि नहीं, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, रो हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी नहीं बदलेगा। तुम यार खड्डा खोद के मिट्टी को कहाँ रख रहे हो, सरफेस पे ही तो रख रहे हो ना। समझ में आया कि नहीं आया, ये एम आर हो गया, ठीक है। और कैपिटल एम क्या निकाला था हमने, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू इंटू रो निकाला था हमने। तो तुम क्या निकालो बच्चों, तुम निकाल दो, यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल एम बाई एम आर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो बच्चों। तो एक आएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, दूसरा आएगा 4/3 पाई इंटू क्या, स्मॉल आर क्यू इंटू रो। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल, रो रो कैंसल, सो एम बाई एम आर इज इक्वल टू हो गया आर क्यू बाई स्मॉल आर क्यू। ठीक है, मुझे क्या निकालना बच्चों, मुझे निकालना एम आर, क्योंकि यहाँ क्या एम आर है तो रिवर्स कर दो, आई मीन इनवर्स ले लो। तो एम आर बाई कैपिटल एम इज इक्वल टू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। तो यहां से कैपिटल एम आर निकल जाएगा बच्चों क्या, आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इंटू कैपिटल एम। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस वाले एक्सप्रेशन में बच्चों इस वैल्यू को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां लिखता हूं तो एफ कितना हो जाएगा, माइनस जी इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इंटू लिख दो एम आर। तो एम आर कितना बच्चों, दैट इज आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इंटू कैपिटल एम। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहां से देखो, यहां पर आर स्क्वायर है ना, राइट। तो यहां पर क्या होगा, देखो आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम है ना, होल इंटू आर बाई आर क्यू। नहीं समझ में आया बच्चों, ये आर क्यू ही है ना, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है बच्चों, तो एफ कितना आ गया, माइनस जी इंटू ये रहा कैपिटल एम, ये रहा स्मॉल एम, ये कट गया, तो जी एम आर बाई कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज आर क्यूब। ठीक है, सही जवाब बच्चों है ना। या फिर इसको मैं यूं लिख सकता हूं, माइनस जी एम एम होल डिवाइड बाई आर क्यू इंटू आर। ये फोर्स लग जाएगा कहां पर, इस वाले पार्टिकल पे, एम पे, जो स्पीयर के क्या है बच्चों, अंदर है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ठीक है, राइट, ये हो गया। ठीक है, अब मैं तीसरा पॉइंट लूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, देखो पहला पॉइंट मैंने लिया सरफेस के बाहर, दूसरा पॉइंट लिया सरफेस के अंदर। दोनों ही केस में हमने क्या निकाला बच्चों, हमने निकाला फोर्स, उसके बाद निकालेंगे एक्सेलरेशन, डोंट वरी। ठीक है, अब तीसरा केस बच्चों मेरे पास लिखने की जगह नहीं है ना, मैं इसी को लिखता हूं। ठीक है, पहला केस था ये, दूसरा, पहला केस था अबव, दूसरा केस है बिलो, अब ये तीसरा केस क्या आएगा बच्चों, मान लो ऑन द। अब तुम कहां रख दिए बच्चों, ऑन द, मतलब क्या, सरफेस के ऊपर रख दिए, अर्थ सरफेस के ऊपर रख दिए। ठीक है बच्चों, ऑन द अर्थ सरफेस। तो बच्चों मान लो मैंने केस 1 के लिए निकाला था फोर्स, ये था केस 2 के लिए। केस 3 के लिए मैं कहां लिखूं, मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, मान लो यहां पर, हाँ यहां लिखता हूं, जरा ध्यान देकर सुनो अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये अगर मैं ऑन द सरफेस पे निकालूंगा तो जाहिर सी बात है, अब ये मान लो यहां रखा पॉइंट को, हाँ ये रखा पॉइंट को, ठीक है, एम को, तो अब ये हो जाएगा स्मॉल आर, बोलो हाँ यानी। तो अगर ये स्मॉल आर हो जाएगा बच्चों, तो स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो बस यहाँ कैपिटल आर पुट कर देना स्मॉल आर की जगह पे। तो एफ कितना हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, है ना बच्चों, थोड़ा ध्यान देके बच्चों, हाँ राइट, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम होल डिवाइड बाय क्या है, आर क्यू इंटू आर कर दोगे तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये रहेगा फोर्स। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, हाँ इसको पॉज करके अच्छे से बनाओ बच्चों नोट अपना। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया फोर्स। ठीक है, 3 केसेस में शेल थ्योरम अप्लाई करके, एक तो मैंने बॉडी को लिया अर्थ सरफेस के ऊपर, एक लिया बॉडी को अर्थ सरफेस के नीचे, एक लिया बॉडी को अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, राइट, और तीनों ही केस में मैंने क्या निकाल दिया बच्चों, हमने क्या निकाला, दैट इज फोर्स कितना पड़ रहा है, किसका लग रहा है, किसका एप्लीकेशन हमने अप्लाई करा बच्चों, शेल थ्योरम हमने यहां पर अप्लाई करा। ठीक है, अब हम निकालेंगे बच्चों क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको मिटाया था बच्चों। ठीक है, राइट बच्चों, शेल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, बोर्ड्स में भी आता है, और हालांकि तुम्हें ऐसे याद रखना है, रटना नहीं है बच्चों। ठीक है, राइट, शेल थ्योरम, ठीक है, रटना नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो। फोर्स तो हम निकाल दिए। अब देख क्या है कि अगर मान लो तुम अर्थ सरफेस पे बॉडी को रखे हो, ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, सेकंड लॉ कहता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, राइट। लेकिन यहां हम क्या लेंगे, एफ इक्वल एम इंटू ए के बदले क्या ले लेंगे बच्चों, जी ले लेंगे।
समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हमने एफ क्या निकाला, जी स्मॉल एम कैपिटल एम होल डिवाइड बाय क्या निकाला बच्चों, आर स्क्वायर। तो दोनों फोर्स को क्या करेंगे बच्चों, इक्वेट कर देंगे। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जी, क्योंकि एक्सेलरेशन हम पार्टिकल का बॉडी का निकाल रहे हैं, अर्थ का नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ से एम एम कट जाएगा, तो बच्चों जी कितना रहेगा, कैपिटल जी एम होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये है। इस जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस जी को बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ, ठीक है, राइट, ऑन द अर्थ सरफेस, हाँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। बच्चों समझ में आया, हाँ या नहीं? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन। अब देखो बच्चों, मैं तुमको बोलूंगा, यार देखो, तुम किसी एक हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, ठीक है, तो मान लो फ्री फॉल करते हैं, देखो बच्चों फ्री फॉल करते हैं, तुमको सिखाया था मैंने पहले क्लास में, फ्री फॉल करते हैं, हाँ। तो यहाँ से एक तुमने वीडियो बोलता हूँ, एक बॉडी को फ्री फॉल करवा दिया बच्चों, तो जाहिर सी बात है बॉडी पे उनका मास क्या है, दैट इज एम, है ना। अब बॉडी अगर नीचे गिर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ हम शेल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अरे यार नहीं समझ में आया क्या, सर आपने फ्लैट बना दिया, अरे यार ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये मान लो अर्थ सरफेस है, ये दूसरा बॉडी है, ठीक है। अब सेंटर से सेंटर की दूरी, अब तुम मुझे बताओ बच्चों, ये तो स्पीयर हो गया जिसका मास कैपिटल एम है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है, हालांकि पॉइंट ऑब्जेक्ट ये भी है ना, ठीक है, लेकिन तो ये तो अर्थ सरफेस है ना। अब बताओ ये जो कैपिटल एम ये स्मॉल एम को अपने तरफ खींचेगा, हाँ या नहीं, बताओ। ऑब्वियसली खींचेगा। या स्मॉल एम क्यों नहीं खींचेगा एम को अपनी तरफ, क्योंकि ये जो स्मॉल एम जो है इसका मास अर्थ के मास के मुकाबले क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसलिए एम जो है, मतलब अगर बॉडी को गिराओगे तो बॉडी अर्थ को अपने तरफ नहीं खींचेगा, लेकिन अर्थ बॉडी को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि अर्थ का मास क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। तो अगर मास ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि फोर्स क्या होगा, वो भी ज्यादा ही अप्लाई करेगा बॉडी पे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो शेल थ्योरम के मुकाबले ये हो गया आर, सेल के स्पीयर के बाहर है, तो वी विल अप्लाई द फोर्स एज इफ की क्या, कि एंटायर मास ऑफ द अर्थ इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सरफेस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बॉडी को नीचे खींच रहा है, तो जब बॉडी को नीचे खींच रहा है बच्चों तो इसका स्पीड धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी आ गया, तो इस पार्टिकल का क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो वो जो एक्सीलरेशन आया ये किसकी वजह से आया, फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगाया, अर्थ लगाया। किस पे लगाया, ये बॉडी पे लगाया, ताकि बॉडी नीचे आया, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज हुआ तो आएगा एक्सीलरेशन, एंड दैट एक्सीलरेशन इज व्हाट, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया बच्चों या नहीं आया, दिस इज व्हाट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट लिखो, मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, लिखो टॉपिक का नाम दो बच्चों, हाँ, मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान देकर सुनो, एज इफ मैंने तुम्हें क्या कहा था कि z इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये क्या अभी हमने प्रूव किया है इसको, स्मॉल जी क्या है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हाँ या नहीं। तो यहां से क्या हम मास निकाल सकते हैं बच्चों, तो मास कितना हो जाएगा, दैट इज g इंटू आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई कितना, यार यहाँ कैपिटल जी निकल जाएगा मास, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट, हाँ या नहीं। तो यहां से हम चाहें तो मास निकाल सकते हैं किसका, अर्थ का, जरा ध्यान देंगे सुनो, है ना। तो अर्थ का मास क्या होगा बच्चों, ये हो गया, जी हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर हो गया बच्चों, आर कितना है, दैट इज 6.4 थाउजेंड किलोमीटर, ले लो यहाँ 6.4 इंटू 10³ किलोमीटर, है ना, ठीक है। और जी का वैल्यू तुमको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 6.4 बच्चों, ये 6347 है आई थिंक, हाँ 6347 थाउजेंड किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर, ठीक है, राइट। 6.3 बच्चों 6347 किलोमीटर होगा, है ना, 1000 किलोमीटर नहीं होगा,
6.4, हाँ 6400 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, है ना। तो 6.4 मतलब ऑन एन एवरेज ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, राइट। इंटू 10⁶ कर दो, होल्ड क्या जी आर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बाई जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11। अगर तुम ये सारे वैल्यू पुट करते हो तो बच्चों इसका वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 6 इंटू 10⁻24 kg। ये हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ। समझ में आया बच्चों, ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ। कितना आएगा 6 इंटू 10⁻24 kg। कहां से निकल गया, इस एक्सप्रेशन से निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तो अगर हम चाहें तो जी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, है ना, लेकिन ये तुमको पता है, याद रखो, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हाँ, कि जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालेंगे, ठीक है, राइट। मास निकल गया अर्थ का, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर अर्थ का मास मिल गया तो अब हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं अर्थ का। बोलो हाँ या नहीं यार। देखो आओ बच्चों निकालते हैं डेंसिटी, है ना। तो बच्चों हमें पता है मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, दैट इज मास, ठीक है। लेकिन हमें पता है G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहां से मास निकाल दो बच्चों, तो जी आर स्क्वायर बाई क्या हो गया, कैपिटल जी, यहां पुट कर दो, दोनों मास तो इक्वल है ना। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई कैपिटल जी, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक आर स्क्वायर और एक आर कट गया यहाँ पर, तो क्या रहा है यहाँ पर 4/3 पाई जी इंटू रो इक्वल टू स्मॉल जी बाई, अच्छा जी भी कट जाएगा, सॉरी बच्चों जी भी कट जाएगा यार, हाँ या नहीं, जी कट रहा है क्या, यहाँ पर जी क्यों लिखा मैंने, यहाँ जी नहीं होगा, सॉरी 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 बच्चों, थोड़ा सा, हाँ 4/3 पाई इंटू आर होगा, आर इंटू रो होगा, ठीक है, इक्वल टू जी बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो रो, तो रो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज, देखो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3g, राइट। और ये सारे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पाई आर रो जी, सो 4 पाई आर इंटू जी हो जाएंगे, ठीक है। 4 ये तो रो निकालना है ना, तो 4 पाई आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई आर जी हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा क्या बच्चों, दैट इज डेंसिटी ऑफ किसका, अर्थ का। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में, है ना, हमने यहां तक पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ आई मीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विथ हाइट एंड डेप्थ। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों ये था आज का वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और जब तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तुम्हें क्या करना है बच्चों, तुम्हें इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करना है, राइट। तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया बच्चों तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, ठीक है, और दूर दूर तक इसको, है ना, फैला दो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, है ना। टिल देन अच्छे से पढ़ो, खूब स्वस्थ रहो और खूब हेल्दी रहो। गॉड ब्लेस यू।